नमस्कार साथियों। एक ऐसा देश, एक ऐसा नेता, विश्व का एक ऐसा नेता जो कहीं भी युद्ध हो उसको शांत करवाने का जो क्लेम करता है कि मैंने ये युद्ध रुकवाया, जो डेमोक्रेसी का क्लेम करता है, जो ह्यूमन राइट्स की हमेशा बात करता है कि किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में वहां पर ह्यूमन राइट्स हमने स्थापित करवाए। एक ऐसा देश, उसने अब की बार खुद ही एक छोटे से देश पर, एक छोटे से पड़ोसी देश पर हमला कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के हमले की, जो उसने वेनेजुएला पर किया है। और अमेरिका का कहना यह है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं है। सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है कि वहां पर वेनेजुएला से, अमेरिका में वेनेजुएला से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, वहां ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, इसलिए हमने वेनेजुएला पर हमला किया है। तो हम इस वीडियो में यह कवर करने वाले हैं कि अमेरिका के दावों में कितना दम है, अमेरिका की बातों में कितनी सच्चाई है, सच बात क्या है जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। हम इस वीडियो में यह कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में यह कवर करने वाले हैं जो नॉन अलाइंड देश हैं अमेरिका के, यानी कि जो अमेरिका के साथ तालमेल नहीं रखते उस तरीके का जैसे यूरोप रखता है, यानी कि एक तरीके से जो न्यूट्रल देश हैं, जो अमेरिका के साथ अलाइंड नहीं है, उन देशों का क्या कहना है, उन्होंने अमेरिका के दावों की कैसे पोल खोली है, और दो देशों के बीच में किस तरीके से एक छोटा देश पिस जाता है। एक छोटा देश क्या गलतियां करता है जो वो दो वर्चस्व वाले देशों के बीच में पिस जाता है। हम ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, इस हमले को, इस युद्ध को समझने के लिए अगर आपको बहुत सारी बातें बताता जाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हमें उन बातों को प्रॉपर समझना है, तरीके से समझना है, हमें उसके मूल कारण में जाना है, तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हमें वेनेजुएला की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो संबंध रहे हैं अभी तक, जो पुराने 100 साल पुराने संबंध हैं, हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो हमें ये बातें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी कि इस युद्ध के पीछे, अमेरिका ने जो ये हमला किया है उसके पीछे कारण क्या है। तो हम पहले उस हिस्ट्री को समझते हैं। देखिए, 1823 के अंदर वेनेजुएला आजाद हुआ स्पेन से, यानी कि 1823 से पहले उस पर स्पेन का राज हुआ करता था। जैसे भारत के ऊपर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, ऐसे ही वेनेजुएला पे स्पेन का राज हुआ करता था। तो 1823 के अंदर वो आजाद हुआ। तो जो वेनेजुएला है वो एक गरीब सा देश, एक कृषि प्रधान देश था, एक छोटा सा देश, एक गरीब सा देश, ठीक है। उसके लगभग 100 साल बाद, आजादी के लगभग 100 साल बाद 1914 में उसके एक जूलिया नाम के प्रांत में तेल का कुआं मिला। उस तेल के कुएं ने ही उस सारा जो वेनेजुएला का है वो भविष्य चेंज कर दिया। देखिए, जब पहला कुआं मिला तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है, कहीं पे तेल मिल सकता है, लेकिन उसके 7-8 साल बाद, 1914 के 7-8 साल बाद, यानी कि 1922 के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। जब तेल की कंपनियां, जब पहला कुआं मिला तो वहां तेल की कंपनियां जो है वो अग्रेसिवली वहां पर ढूंढने लगी, एक्सप्लोर करने लगी कि तेल के कुएं और कहां हो सकते हैं। 1922 के अंदर एक ऐसे कुएं की खोज हुई, या एक ऐसा कुआं जब वो खोदा जा रहा था, वो ढूंढा जा रहा था, तो उसमें से एकदम से जैसे फव्वारे से पानी निकलता है ना, ऐसे उस कुएं में से तेल निकला। वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उस कंपनी के, जो कंपनी उस कुएं पर काम कर रही थी वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इतना तेल फव्वारे की तरह, मतलब सैकड़ों मीटर ऊपर जाके वो उछल रहा था, धरती पे गिर रहा था, यानी कि हजारों बैरल ऑयल उसका वेस्ट हो गया वो उछल के, है ना। लेकिन कंपनियों को यह पता पड़ गया कि जो वेनेजुएला है उसमें तेल के बड़े भंडार हैं। देखिए, अगर आप ये देखो, जैसे ये जा रहा है इस तरीके से, है ना, ये उछाल मार रहा है तेल, इस तरीके से वो हुआ था। तो जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, उनको दिमाग में ये बात बैठ गई कि वेनेजुएला तेल का बहुत बड़ा भंडार है, तो क्यों ना वहां से इस तेल को अपने कब्जे में लिया जाए। अब देखो, जो वहां का जो राजा था, है ना, वहां का जो शासक था, उसको एक बात बहुत क्लियर थी कि वेनेजुएला जो है उसके पास ना तो पैसा है, ना उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास रिसोर्सेज है, तो वो इन तेल के कुओं का कोई फायदा नहीं उठा सकते। तो उसने क्या किया, वो जो तेल के जो ठेके हैं, है ना, वो जो फॉरेन कंपनीज हैं, उन्होंने एक बात और की, इनको ना बहुत बड़े बड़े ऑफर्स देने शुरू कर दिए कि भाई हम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे एक्सप्लोरेशन का काम हो, यानी कि तेल के जो कुएं हैं, रिसोर्सेज हैं, वो ढूंढने का काम हो, तेल के जो सोर्सेज हैं उसमें से तेल निकालने का काम हो, यानी कि ड्रिलिंग का काम हो, या फिर उसको रिफाइन करने का काम हो, उसे एक्सपोर्ट करने का काम हो, यानी कि ये जो सारे काम हैं, है ना, ये सारे हम करेंगे। तो वो जो तेल की कंपनियां हैं उनके पास तो ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम था, है ना, और वेनेजुएला का जो शासक था उनके पास कुछ था नहीं।
तो वो जो तेल की कंपनियां हैं उन्होंने बड़े बड़े ऑफर्स इनको देने शुरू कर दिए कि भाई सब कुछ हम करेंगे, आप खाली देखो और हम आपको ना उसके बदले में रॉयल्टी दे देंगे। तो उस राजा को एक फायदा यह था उससे कि उसको जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो फॉरेन की जो सरकार है, उससे उसे बैकअप मिल गया, क्योंकि वो तो तानाशाह है ना। तो उसे फॉरेन बैकअप मिल गया और कंपनियों को वो जो तेल के जो ठेके हैं, बड़े ठेके, वो मिलने शुरू हो गए। और जो ठेके मिले वो हॉलैंड की कंपनी को, और मेनली जो बड़े ठेके थे वो अमेरिकन कंपनियों को मिले। 1930 के अंदर लगभग 98% ऑयल पे यूएस की जो कंपनियां थी उनका राज था, यानी कि उनका कंट्रोल था। अब सब कुछ वो करते और उसके बदले में जो वहां का शासक था उसे रॉयल्टी दे दी जाती। अब देखो, आपको यह लग सकता है कि भाई जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको ठेके मिले तो उससे देश को क्या फायदा है यहां, यानी कि अगर हम ये बोले कि भाई भारत की कंपनियों को अगर बाहर कहीं ठेके मिलते हैं तो उससे भारत को क्या फायदा, वो पैसा तो वो जो कंपनी का मालिक है उसकी जेब में जाता है। देखिए, ऐसा नहीं होता। जो कंपनी कहीं भी पैसा कमाती है ना, उसका एक पार्ट उस देश की सरकार को मिलता है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो डायरेक्ट देश के पास मिलता है। वहां जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी इनकम पर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो देश के रेवेन्यू में आता है। जो वो कंपनी शेयर्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करती है, लोग शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर्स पर कैपिटल गेन टैक्स है और टाइप के टैक्स है, वो भी सरकार का रेवेन्यू भरते हैं, है ना। तो ये हो गई डायरेक्ट बातें। वो जो लोगों को रोजगार मिलता है उस देश के लोगों को, तो वो जो सरकार है उसकी साख बढ़ती है कि भाई हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस तरीके से उस सरकार की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये तो हो गई देश के अंदर की बात। देश की बाहर की जो पॉलिटिक्स है उसको वो जो कंपनियां हैं उनके उसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस देश के, उसके थ्रू उसे साधते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। अब जैसे कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कौन करेगा, वो कंपनियां ही तो इन्वेस्ट करेंगी, है ना। और जिस देश में हमारी इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, हमारा इन्फ्लुएंस वहां की चाहे पॉलिटिक्स हो, वहां के जो लोग हैं उन पर हमारा इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो हमारी जो करेंसी है, हमारी देश की करेंसी उतनी मजबूत होगी। अब वेनेजुएला की अगर बात करें तो जो उसका ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर अमेरिका का प्रभुत्व है। तो वो जो पॉलिसीज होंगी, जो उसकी डिमांड्स होंगी, वो अमेरिका की, क्योंकि कंपनी वहां पे इन्वॉल्व है तो अमेरिका के हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी। जो वो एक्सपोर्ट होगा, जो वो तेल बिकेगा, वो डॉलर्स में बिकेगा। तो डॉलर्स की जो अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उसकी कीमत बढ़ेगी, वो ज्यादा स्टेबलाइज होगी और अमेरिका का ओवरऑल प्रभुत्व बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो वाइज गवर्नमेंट है, कोई समझदार सरकार है, कोई समझदार नेता है, वो कुछ इंडस्ट्रीज को अपने साथ लेकर चलता है। यानी कि जैसे जैसे वो नेता बढ़ता है उसके पीछे जो कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका बैकअप होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे गवर्नमेंट का बैकअप होता है ना। तो कहीं पे भी जब ठेके छूटेंगे किसी और देश में तो सरकार कोशिश करेगी कि उस देश की कंपनियों को वो ठेके मिले, उससे उस देश का प्रभुत्व इंटरनेशनली बढ़ता है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ, जब अमेरिका की कंपनियों की बल्ले बल्ले हो रही थी, अमेरिका की कंपनियों की अच्छी चल रही थी, तो अमेरिका भी बहुत खुश था। अब देखिए, ये 1928 की बात है जब अमेरिका का प्रभाव बहुत अच्छा था। 1930 तक जो है उसकी कंपनियों को लगभग 98% पे कब्जे मिल चुके थे, उनके ठेके मिल चुके थे। अब ये ऐसे ही चलता रहा। अब देखो, जब कोई चीजें लगातार होती रहती है देशों में तो उसका खेल समझ में आता है। तो तेल का खेल वहां की सरकारों को समझ में आने लगा कि यार इससे तो बहुत फायदे वाली बात है ये तो। और उसकी जो रॉयल्टी है अभी तक वो बहुत कम मिल रही थी, उसका जो टैक्स सरकार लगा रही थी वो बहुत कम मिल रहा था। तो 1943 के अंदर जैसे जैसे सरकारों को बातें, जो वेनेजुएला की सरकार है उनको समझ में आने लगी, 1943 के अंदर जब नया शासक आया तो वो हाइड्रोकार्बन लॉ लेके आया। इस लॉ के अंडर जो वो प्रॉफिट है, जो वो कंपनियां कमा रही थी, जो अभी तक बहुत थोड़ा बहुत टैक्स दे रही थी, उसने लॉ इस तरीके का बनाया कि अब जो प्रॉफिट होगा उसका 50% उन कंपनियों को वेनेजुएला की सरकार को देना पड़ेगा। जो ये हाइड्रोकार्बन लॉ था ये 1943 के अंदर आया और इसे मेडिना नाम के प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो 50% प्रॉफिट अब सरकार के पास आने लगा, उसका रिवेन्यू बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे खेल जो है और क्लियर होता गया तो 1976 के अंदर वहां के जो प्रेसिडेंट था कार्लोस एंड्रेस, उसने उस तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने से क्या मतलब है, जो तेल की अपनी एक गवर्नमेंट कंपनी बनाई, देश की एक गवर्नमेंट कंपनी बनाई, उसका नाम रखा पीडीवीएसए। और ये जो इंडस्ट्री है पूरी ऑयल इंडस्ट्री, इसकी जितनी भी कंपनियां थी वो इसके अंडर में आ गई पीडीवीएसए। यानी कि अभी से पहले तक 1976 से पहले तक वो जो तेल इंडस्ट्री है, वो जितने भी कुएं हैं उन पे फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल होता था।
अब नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ, वो सारी गवर्नमेंट के अंडर आ गई। गवर्नमेंट में जो ये गवर्नमेंट की एक कंपनी बनाई गई उसके अंडर में वो सब कुछ आ गया। यानी कि वो जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो फॉरेन कंपनियों के हाथ से निकलकर वेनेजुएला की सरकार के अंडर आ गया। लेकिन जो कंपनियां थी वो फिर भी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग मिलती थी वो तो उन्हीं कंपनियों से ही मिलती थी जो फॉरेन कंपनीज थी। तो उन्होंने जो है अपने बंदे इस कंपनी में फिट कर दिए, तो ठेके उन्हें लगातार मिलते रहे और इसके थ्रू वो पैसा कमाते रहे। तो ये जो देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे जैसे उनको तेल इंडस्ट्री समझ में आती चली गई वैसे वैसे वो अपना रिवेन्यू उन कंपनी से अपना रिवेन्यू बढ़ाने लग गए वहां की सरकार। तो रिवेन्यू आ रहा था लेकिन क्योंकि काम भी कंपनियों को मिल रहा था तो वो ओके, वो सेटिस्फाइड थे। अब देखो 1970 से 1980 के अंदर तेल के प्राइसेस ने बहुत तेज उछाल मारा, यानी कि वहां पर जो तेल की डिमांड है विश्व मार्केट में वो बहुत बढ़ी, जिससे कि तेल के प्राइसेस बहुत ऊपर गए और वेनेजुएला की सरकार ने उस चीज को ये मान लिया कि ऐसा हमेशा रहेगा, यानी कि वो हमेशा पैसा कमाते रहेंगे और यही उनसे भूल हो गई। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई नहीं किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया। डाइवर्सिफाई करने से मतलब है कि भाई वो ना एक ही इंडस्ट्री पे जो ऑयल इंडस्ट्री है उसी पर ही निर्भर रही उनकी इकोनॉमी। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर पे काम नहीं किया, उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री पे काम नहीं किया, उन्होंने जो खेती से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हैं उस पर काम नहीं किया, उन्होंने किसी और इंडस्ट्री पे काम नहीं किया, उन्होंने टूरिज्म पे काम नहीं किया। तो वो क्या मान के चले कि यार ये हमेशा चलता रहेगा और हम इसकी हमेशा ऐसे ही खाते रहेंगे। उन्होंने बहुत सारी जो है स्कीम्स चालू कर दी लोगों के लिए, देखिए बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए स्कीम, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो पैसा पहले आए उसे मैनेज करें। उन्होंने जो पैसा वो खर्च कर रहे थे भारी मात्रा में उसके लिए उन्होंने लोन ले लिया अमेरिका से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया और उसकी भारी भरकम इंस्टॉलमेंट वो उस रिवेन्यू से उतारने लग गए जो उन्हें तेल से मिल रहा था। अब देखो 1980-90 के दशक में क्या हुआ, ऑयल के प्राइसेस नीचे आ गए। उस समय बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हो गए जो तेल एक्सपोर्ट करने लग गए, तो जो डिमांड है वो तो उतनी ही थी लगभग, लेकिन जो सप्लाई है वो बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे क्या हुआ प्राइसेस आ गए नीचे। और वो प्राइसेस नीचे आने से उन्होंने जो अपना खर्चा बना रखा था ना इंस्टॉलमेंट्स का, वो अब उस इंस्टॉलमेंट्स को भरने में वो कैपेबल नहीं थे, क्योंकि भारी भरकम इंस्टॉलमेंट थी और इनकम हो गई कम क्योंकि प्राइसेस हो गए ऑयल के कम। अब इसकी वजह से उन इंस्टॉलमेंट्स को मेंटेन करने के लिए उन्हें आईएमएफ से और लोन लेना पड़ा। अब जब आईएमएफ है, देखिए आईएमएफ लोन दे देगा लेकिन उसका अपना एक तरीका है, उसका अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आईएमएफ जो है, अगर मैं आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ अमेरिका का एक तरीके से इंटरनेशनल प्रॉक्सी है, वो अमेरिका के लिए बैटिंग करता है क्योंकि उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो अमेरिकन है, यूरोपियन है और उसके जो फंड्स हैं, है ना भाई, आईएमएफ कोई ऐसा तो है नहीं वो अपने घर से देता है, तो वो जो फंड्स उसके पास आते हैं वो अमेरिका से, मोस्टली अमेरिका से आते हैं और यूरोपियन कंट्री से आते हैं। तो अगर वो फंड देता है किसी देश को, लोन देता है, तो वो ये इंश्योर करता है कि भाई वो लोन वापस आ जाए। तो इसके लिए वो कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाता है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका को और जो लोन देने वाले कंट्रीज हैं जिस पर आईएमएफ डिपेंड है उसकी पॉलिसीज उनको जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा करती है। वो कैसे फायदा करती है, आईएमएफ किस तरीके की कंडीशंस बनाता है, देखो डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उस देश की उस हिसाब से वो कंडीशंस रखता है। तो एक कंडीशन, एक जो मुख्य कंडीशन है वो उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें डिवैल्यूएशन की बात करता है। डिवैल्यूएशन से क्या मतलब है कि उस करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। कम कर देना मतलब जैसे आज $1 में फॉर एग्जांपल 80 रुपए हैं, तो वो उसकी 50%, 40%, 30% मतलब उस देश की कंडीशन के हिसाब से उसको डिवैल्यूएट कर देगा। यानी कि $1 में अभी 80 रुपए हैं तो $1 में अब 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए हो जाए। इससे क्या होगा, देखो जो आईएमएफ है उसका जो गोल है वो ये है कि भाई इस देश के खर्चे कम किए जाएं और इस देश की आमदनी बढ़ाई जाए, रिवेन्यूज बढ़ाए जाएं, खर्चे कम किए जाएं। वो कैसे होंगे, देखिए डिवैल्यूएशन से क्या होगा, अभी उस देश का कोई जो इंपोर्टर है कोई चीज बाहर से मंगाता है, अब वो फॉर एग्जांपल $1 की है तो वो 80 रुपए दे रहा था, है ना, डिवैल्यूएशन के बाद वो अब 110, 120 रुपए देगा। तो वो चीज मंगानी अब महंगी हो गई, मंगानी महंगी हो गई तो वो अब कम मंगाएगा, तो इंपोर्ट का जो खर्चा, जो पैसा उसका बाहर जा रहा था वो कम जाएगा। दूसरी बात, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश होगी, क्यों, जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले जो $1 उसे मिल रहा था तो $1 को जब वो रुपये में कन्वर्ट कर रहा था तो उसे मिल रहे थे 80 रुपए, अब मिल रहे उसे 110, 120 रुपए। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा।
तो आईएमएफ क्या चाहता है कि देश से पैसा कम बाहर जाए और आए ज्यादा। दूसरी बात, डिवैल्यूएशन अगर होगा तो जो बाहर की कंपनी है उसे जो पहले $1 में उसे 80 रुपए की चीज मिल रही थी, अब $1 में उसे 120 रुपए की चीज मिल रही है, यानी कि उसे इन्वेस्ट करना आसान हो जाएगा, वहां प्रॉपर्टीज उसे सस्ती मिल जाएंगी। प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएंगी तो उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो डिवैल्यूएशन से इन्वेस्टमेंट बढ़े, खर्चे कम हो। दूसरी चीज वो क्या करेगा, जो और तरीके के जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के, जैसे वो सब्सिडीज जो देता है या फिर स्कीम्स चला रखे हैं, पेंशन देता है, या और तरीके की जो स्कीम्स चल रही होंगी जो लोगों की भलाई की होगी, वो सारी कट कर देगा। जैसे आपने देखा हो पाकिस्तान में अब आटा भी जो है 100 रुपए किलो से ऊपर है ना। क्यों? क्योंकि वो जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही होती है वो सारी कट हो जाती है, वो सारी खत्म कर दी जाती है, तो जिससे कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो कम हो जाए। तो जो लोकल लोग हैं, उस देश के लोग हैं, उनको होगा नुकसान, और जो बाहर की कंपनियां हैं जो वहां इन्वेस्ट कर रही होंगी उन्हें होगा फायदा। तो आईएमएफ ने भी वहां पर ऐसा ही किया, वहां पर डिवैल्यूएशन किया, वहां की जो स्कीम्स थी, पेंशन स्कीम है चाहे कोई और स्कीम है, सब्सिडीज हैं, वो सारी बंद कर दी। इससे क्या हुआ कि वहां हो गई महंगाई। देखिए, जब लोकल प्रोडक्शन महंगा होगा तो वहां की इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, है ना। इंडस्ट्रीज क्या है, कम हो जाएंगी। जब इंडस्ट्रीज कम होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, लोगों के बीच में गुस्सा हुआ। अब यही वो सिचुएशन है। देखिए, एक बात और है, ये कब की बात है, यह है जब डिवैल्यूएशन हुआ 1983 में, ठीक है। 1970-80 का दशक बूम वाला था और 1980-90 का दशक रिसेशन वाला था। 1983 के अंदर आईएमएफ ने उस पर कंडीशन लगाई, उसके जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हुआ, महंगाई बढ़ी, सब्सिडीज खत्म हो गई, तो लोग जो हैं उनको बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अच्छा, एक काम और हुआ यहां पे, एक तो उनपे जो है लोन जो है उनके लिए चुकाना मुश्किल हो रहा था, साथ में ऊपर से अमेरिका ने लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया। अमेरिका का कहना यह है कि उसे अपनी महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। देखिए, होता क्या है, जो महंगाई है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई हो नहीं पाती, तो वो डिमांड है उसको कम किया जाता है। डिमांड कम कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। इंटरेस्ट बढ़ाया जब जाएगा तो लोग जो है लोन लेके चीजों को कम खरीदेंगे, यानी कि वो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी तो जो महंगाई है वो काबू में आ जाएगी। अब अमेरिका का कहना तो यह है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, और जो वेनेजुएला की जो प्रॉब्लम है वो उससे बढ़ गई, पहले ही जो भारी भरकम किस्त थी, है ना, इंटरेस्ट बढ़ने के बाद वो जो ईएमआई है वो और ज्यादा बढ़ गई। अब देखिए, महंगाई आपको अपने देश की काबू में करनी है, उसकी वजह से दूसरा देश जो ऑलरेडी कर्जे में है उसकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई, है ना। अगर आपको महंगाई काबू में करनी है, आपको कुछ करना है, तो आप उसको एग्जाम्प्ट करते, कोई सॉल्यूशन निकालते। सॉल्यूशन तो हर चीज का होता है। तो अमेरिका के इंटरेस्ट बढ़ाने से भी वेनेजुएला के इश्यूज बढ़ गए, और उनके लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हम मुसीबत में हैं और ये उसका फायदा उठा रहे हैं। तो जब इतनी सारी लोगों को परेशानी हो गई, महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सारे स्कीम सब्सिडीज खत्म हो गई, तो लोग जो है वहां पर 1989 के अंदर सड़कों पर आ गए। सरकार जो है उन्होंने चला दी गोलियां, जिसमें हजारों लोग मर गए। अब यही जो सिचुएशन है, ये वाला जो आंदोलन है, इसके जो रिजल्ट है, यही अमेरिका के विरुद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। यहां से जो अमेरिका के विरुद्ध वहां के लोग होने लग गए, वहां की जो आम जनता है वो अमेरिका के विरोध में सोचने लगी कि यार ये लोग सही नहीं है। यहीं पे एक व्यक्ति ह्यूगो चावेज, जो वहां की सेना में कार्यरत था, है ना, उसने ये बात अपने मन में बैठा ली कि ये जो सारा सिस्टम है, ये जो ऑफिसर जो करप्शन है, या ये जो अमेरिका के सहयोगी लोग सरकार में घुसे हुए हैं, ये जो सारा सिस्टम है, ये जो सारा इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सारा चेंज कर देना। अब जो ये ह्यूगो चावेज है ये वहां पर बढ़ता चला गया। 1997 के अंदर इसने अपनी पार्टी बना ली एमवीआर करके। तो 1998 में जो इलेक्शन हुए, ह्यूगो चावेज उसमें जीत गया, और उसने जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम था, जो सारा इकोनॉमिक सिस्टम था, वो सारा चेंज कर दिया। उसने क्या किया, जो वो गवर्नमेंट कंपनी बनी थी ना नेशनलाइजेशन के टाइम पे, उसमें जो जितने भी ऑफिसर्स थे, जिनके भी फॉरेन कंपनियों से, यूरोपियन कंपनियों से, अमेरिकन कंपनियों से जो लिंक थे, उनको जो ठेके मिलते थे, वो सारे बंदे हटा दिए।
यानी कि उसका दिमाग में जो था कि भाई ये जो फॉरेनर्स हैं वो हमारा शोषण कर रहे हैं, है ना, इनके, और ये जो शोषण है ये किसके थ्रू कर रहे हैं, ये अपने लिंक्स के थ्रू कर रहे हैं, तो इनका लिंक्स काटो। तो उसने उन लिंक्स को काटते हुए वहां पे उन सारे बंदों को हटा के बिल्कुल नया स्टाफ भर्ती कर दिया। एक काम तो उसने ये किया। दूसरा काम उसने क्या किया, वहां पर जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता था ना, अभी तक जो वेनेजुएला की सरकार थी वो अमेरिका के बहुत ज्यादा टच में रहती थी, अमेरिका की पॉलिसीज बहुत ज्यादा फॉलो करती थी। उसने अब अमेरिका से संबंध कम करके अपने संबंध दूसरे देशों के साथ, रूस के साथ, ईरान के साथ, क्यूबा के साथ, यानी कि बिल्कुल जो अलग आइडियोलॉजी है ना उनके साथ बढ़ा दी। यहां पर एक काम और हुआ, जब वो 1999 में प्रेसिडेंट बना यूगो चावेज, तो उसके 2-3 साल बाद 2002 के अंदर उसका तख्ता पलट करने की कोशिश हुई। देखिए, जब कोई भी जो शासक होता है उसके विरोध में तो कुछ लोग होंगे ही, है ना, और वो सेना से था, तो जो सेना है उसका एक धड़ा उसके विरोध में था। तो सेना जो अपोजिशन है साथ में, प्लस अमेरिका ने उनके साथ मिलकर, ऐसा कहा जाता है अमेरिका ने उनके साथ मिलकर उसका तख्ता पलट करने की कोशिश की। अब लेकिन क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर नेता था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, और सेना में भी एक धड़ा उसके साथ था, तो वो 48 घंटे के अंदर वो जो प्लान था तख्ता पलट का उसको फेल करके वापस से आ गया, और अब वापस आके वो अमेरिका के टोटल विरुद्ध हो गया, है ना। अभी तक जो काम था वो चुपचाप कर रहा था, है ना, ज्यादा अमेरिका के विरोध में भाषणबाजी नहीं करता था। अब 2002 के बाद जब ये तख्ता पलट का उसने विफल कर दिया, तख्ता पलट की साजिश, अब वो अमेरिका के बिल्कुल विरोध में काम करने लग गया। उसने अलाइनमेंट, पॉलिटिकल अलाइनमेंट, जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट बनाने शुरू कर दिए। उसने बिल्कुल अमेरिका का एक ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक के विरुद्ध उसने दूसरे ब्लॉक बनाने शुरू कर दिए, जो जैसे रशिया है, चाइना है, क्यूबा है ना, इनका अपना एक ब्लॉक है। तो वो अमेरिका के ब्लॉक में से निकल के उनके ब्लॉक में चला गया, है ना। जो ठेके हैं, तेल के ठेके, वो अमेरिकन कंपनियों को बंद कर दिए गए, और जो दूसरी कंपनियां हैं उनको देने जाने शुरू कर दिए। एक समय आया जब अमेरिका का जो क्रूड ऑयल पे जो उनका कंट्रोल था, जो एक्सपोर्ट था, वो केवल 4-5% रह गया अमेरिका पे। अब अमेरिका जो है यहां से बहुत परेशान। एक तो उसका जो उसे तेल से जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हो रहे थे, जो उसे तेल सस्ता मिल रहा था, जो उसकी कंपनियों को फायदा हो रहा था, वो एकदम से रिड्यूस होता चला गया। और दूसरा, वो जो तेल है वो उसके विरोधी जो विपक्ष है ना, उसके जो विरोधी देश हैं, रूस है, चीन है ना, उन देशों को मिलने लग गया। तो अमेरिका जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो उसे तेल नहीं मिल रहा, है ना, उसकी कंपनियां घाटे में है, और दूसरी जगह उसका जो प्रतिद्वंदी है चीन, उसे फायदा हो रहा है। तो 2013 के अंदर यूगो चावेज उसकी मौत हो गई, और उसने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था, यानी कि जो उसके बाद का लीडर है, वो वहां राष्ट्रपति बना। तो 20-25 साल से जो एक पार्टी जो उसने बनाई थी, पहले जो उसने पार्टी बनाई थी एमवीआर करके, उसने अब कुछ टाइम बाद जो वहां की जो सोशलिस्ट पार्टी है उनके साथ मिलकर एक नया दल बनाया था। अब जो आज का जो प्रेसिडेंट है उसी दल का है, यानी कि उसी आइडियोलॉजी का है। तो जो कुल मिला के जो अमेरिका का जो वहां प्रभुत्व है वो खत्म हो गया, उसका जो इन्फ्लुएंस था, है ना, उसकी इकोनॉमी का, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसका इन्फ्लुएंस वहां खत्म हो गया। अब 2014 से 2020 के अंदर इस टाइम में अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगाने शुरू किए। सैंक्शंस किस तरीके के लगाने शुरू किए, जैसे कि अपने लोगों से कहा कि भाई आप उनके बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, अपनी कंपनियों से बोला कि भाई आप वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेंगे, और जो वेनेजुएला के जो ऑफिसर्स थे, कंपनी के ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज अमेरिका में, उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए, चाहे वो कैश पैसा हो, चाहे वो किसी भी तरीके के एसेट्स हो, वो सारे उसने फ्रीज कर दिए। एक चीज और उसने की, उसने देखिए जो ये इंटरनेशनल मार्केट है इसमें अमेरिका का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जो सारा पैसा है वो डॉलर्स में घूमता है, वो अमेरिका का ही पैसा है ना। उसने इस तरीके की सिचुएशन बना दी कि जो वेनेजुएला की कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज, उनको लोन ना मिल पाए, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है ना, 6 महीने का, 3 महीने का, वो ना मिल पाए, वो कंडीशंस उसने हार्श कर दी। अब वेनेजुएला का जब वहां से लोन मिलना मुश्किल हो गया, तो उसकी जो रिफाइनरीज हैं उनका जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई, यानी कि जो प्रोडक्शन पहले 24-25 लाख बैरल पर डे होता था, वो गिर के रह गया केवल 7-8 लाख, यानी कि 70% उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, 70% उसका प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन यहां पे भी क्या हुआ, जो वो गवर्नमेंट है वो अमेरिका से इतनी चिड़ी हुई है, वहां के लोग इतने चिड़े हुए हैं, सैंक्शंस लगने के बाद भी उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया। मतलब उनका कहना यह था कि भाई तुम कर लो जो तुम्हें करना, हम अपने हिसाब से करेंगे, तुम अपने हिसाब से जो कर सकते हो कर लो,
हम लेकिन अपनी नीतियों पे हम अपने अपने सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। अब ये जब सैंक्शंस होते गए और वो दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने लगा, तो वो जो ऑयल प्रोडक्शन है वो उसका इंप्रूव हुआ। जो पहले 70% गिरा था, अभी भी 40% उसमें कटौती है ना, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। अब जब अमेरिका को ये लग रहा है कि भैया उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो खत्म हो गया, सैंक्शंस भी काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो सोचे थे, जैसे कि अभी अमेरिका ने भारत पे सैंक्शंस लगाए, या सैंक्शंस नहीं, जो टैरिफ बढ़ाया है ना, और भारत ने क्या किया, भारत अमेरिका के सामने झुकने से भारत ने मना किया। लेकिन भारत के पास कुछ फायदे हैं जो वेनेजुएला के पास नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाइड है। भारत कई सारे फील्ड्स में काम करता है जो बहुत स्ट्रांग है, जैसे फार्मा बहुत स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, खेती बहुत स्ट्रांग है ना। तो भारत के बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो भारत के पास स्कोप होता है बैलेंस करने का कि वे रूस और अमेरिका को कैसे बैलेंस कर ले। यूरोप जो एक ब्लॉक है, अमेरिका उसके साथ है, उनको बैलेंस करने के लिए भारत के पास रिसोर्सेज हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। वेनेजुएला के पास ऐसा नहीं है। वेनेजुएला के पास एक ही सेक्टर है, ऑयल सेक्टर, इसलिए वो बैलेंस करने के लिए उसके पास बहुत स्कोप नहीं है। जैसे सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब ने क्या किया, उसके पास केवल तेल था, लेकिन उसके बेस पे उसे यह समझ में आ गया कि भाई ये तेल होल लाइफ के लिए नहीं रहेगा, एक दिन ये खत्म होगा, है ना। और देखिए एक बिजनेस की ना साइकिल भी रहती है, वो एक टाइम बूम पे रहती है और एक टाइम उस पर रिसेशन आता है। अगर आप एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंड हैं तो जब वो रिसेशन आएगा तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो सऊदी अरब ने क्या किया, वहां टूरिज्म इंडस्ट्री उसने डेवलप की, वहां बहुत सारी इंडस्ट्री जो दूसरे देश की कंपनियां, उनसे अपने देश में इन्वेस्ट कराया, उस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे उसने डेवलप किया। तो अब वो खाली ऑयल इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं है। लेकिन वेनेजुएला ने ये गलती की, वेनेजुएला खाली ऑयल इंडस्ट्री पे डिपेंड है, तो उसके पास जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो इक्वेशंस हैं उनको मैनेज करने का सिस्टम उसके पास नहीं है। तो जब अमेरिका को यह लगा कि भाई हमारा यहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो गया है, हमारा डोमिनेंस, हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है और ऐसे चांस लग नहीं रहे कि ये अब हमारे पास आएगा, तो अब उसने हमला कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर। सितंबर 2025 से उसने हमला करना शुरू किया। देखिए हमला वो कैसे करता है, जो वहां की बोट्स हैं, है ना, उन पर एयर स्ट्राइक करता है अमेरिका। सितंबर से लेके अभी तक लगभग 25 स्ट्राइक वो कर चुका है, 21 प्लस स्ट्राइक कर चुका है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऑफिशियल फिगर है ये। और अमेरिका का कहना क्या है कि ये जो बोट्स हैं ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी, यहां से ड्रग्स सप्लाई हो रही थी अमेरिका के अंदर, इसलिए अमेरिका ने इनको स्ट्राइक किया है। अमेरिका का कहना एक बात और है, जो ट्रंप है उन्होंने ये और किया है कि हम वेनेजुएला के अंदर लैंड पे भी हमला कर सकते हैं। अभी वो जो स्ट्राइक कर रहा है वो बोट्स पे कर रहा है, यानी कि पानी में कर रहा है। अब उसका कहना यह है कि हम वहां की लैंड पे भी हमला कर सकते हैं अगर हमें लगा कि हमारे विरुद्ध काम हो रहा है। अब देखिए, अब हम ये जो क्लेम उसने किया है कि भाई ड्रग सप्लाई हो रही है अमेरिका में, उन दावों में कितना दम है। अगर हम उसके ड्रग्स की बात करें, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहां पे ड्रग सप्लाई होती है, वहां ड्रग की स्मगलिंग होती है। लेकिन कहा क्या जाता है कि ड्रग का एक बड़ा हिस्सा चाइना से मैक्सिको होते हुए अमेरिका में जाता है, एक दूसरा बड़ा हिस्सा कोलंबिया से वहां पर जाता है। तो अगर वेनेजुएला की बात करें तो उसका हिस्सा बहुत कम है कंपैरेटिवली मैक्सिको और कोलंबिया से, लेकिन हमला हुआ है वेनेजुएला पे। तो ये जो ड्रग्स की बात है ना, ये बहुत स्ट्रांग उसका दावा नहीं है कि इसकी वजह से वो हमला कर रहा है, क्योंकि मैक्सिको और कोलंबिया तो बहुत ज्यादा वहां पे ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, तो इन पर हमला पहले होना चाहिए था। अब जो नॉन अलाइंड देश हैं, जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है ना, ये अमेरिका के उस इन्फ्लुएंस में, उस तरीके से इन्फ्लुएंस में नहीं चलते। तो उनका कहना क्या है, उनका कहना यह है कि भाई देखो, अगर वो ड्रग सप्लाई करते हैं आपके देश में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, तो आपको प्रूफ तो देना चाहिए। तो अमेरिका ने क्या किया था जब इराक पे हमला किया था, अमेरिका ने कहा था कि भाई ये जो है इनके पास केमिकल हथियार है ना, इसलिए हमें इन पर हमला करना पड़ा। लेकिन जब बाद में सर्च हुई तो इराक पे कुछ नहीं मिला। तो जो दूसरे देश हैं उनका कहना यह है कि भाई आप पहले प्रूफ तो दो इस बात का, आप बिना प्रूफ के हमला कर रहे हो। और अगर ड्रग्स की सप्लाई की बात है तो आपको यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि रैंडमली आप कहीं पे भी मिसाइल छोड़ दो और लोगों को मार दो। तो इस तरीके की जो बात है, आप पहले प्रॉपर प्रोसीजर से जाओ, पहले आप यूएन में अपनी बात रखो, अपना एक माहौल बनाओ, उस तरीके से आप चीजों को तैयार करो, अपने प्रूफ दो, तब आपकी बात मानी जाएगी कि हाँ आपकी बात सही है ना, उसके हिसाब से फिर एक्शन लिया जाए। अब आप क्या कर रहे हो कि आप ना कोई प्रूफ दे रहे हो, ना आप किसी से कोई यूएन में अपनी बात रख रहे हो, बस आपने अपने मन से कोई बात बनाई और आपने हमला कर दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि देखो, जो विशेषज्ञ हैं
उनका कहना क्या है, जो नॉन अलाइंड है खासकर। देखिए, एक जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अमेरिका के हिसाब से काम करता है। अमेरिका को अगर किसी देश पे हमला करना है तो वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाता है, वो उस देश के बारे में परसेप्शन बनाता है। पहले परसेप्शन किस तरीके का बनाता है कि भाई उस देश में डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है, ह्यूमन राइट्स काम नहीं कर रहे हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, वहां की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वहां पर सरकार का कंट्रोल है। वो इस तरीके से परसेप्शन बनाता है जिससे कि जब वो उस देश पर हमला करे और यूनाइटेड नेशंस में वो मुद्दा उठे तो जो बाकी के देश हैं वो अमेरिका के फेवर में आए। फेवर में क्यों आए? देखिए, जैसा भारत है ना, भारत के बारे में अगर मुद्दे बनाए जाएं कि भाई डेमोक्रेसी नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, है ना, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो जो इस देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, उन्हें तो सच्चाई पता है। लेकिन जो यूरोपियन देश हैं, जो दूसरे देश हैं, उनको कहां से पता चलेगा? उनको पता चलेगा इंटरनेशनल मीडिया से, जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड लेवल के जो मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे उनको पता चलेगा। अब अमेरिका क्या करेगा? उस देश के बारे में उसकी छवि बनाना शुरू कर देगा इंटरनेशनल, और छवि बनने के बाद, एक परसेप्शन बनाने के बाद, एक रॉन्ग परसेप्शन बनाने के बाद उस पर हमला करेगा। तो यहां पर भी उसने क्या किया? अमेरिका ने इसके बारे में, जो वेनेजुएला है उसके बारे में एक परसेप्शन बनाया कि ह्यूमन राइट्स काम नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है, ड्रग सप्लाई हमारे देश में वहां से हो रही है, और उसने उस पर हमला कर दिया। तो जो लोग हैं, है ना, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि कारण कुछ और है, इसने केवल उस तरीके का एक परसेप्शन बनाकर हमला किया है। कारण क्या है? कारण यह है कि अमेरिका की कंपनियों को वहां ठेके नहीं मिल रहे। अमेरिका का वहां पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो इकोनॉमी का जो इन्फ्लुएंस है, वो खत्म हो रहा है। देखिए, पहले क्या होता था कि सारा सब कुछ डॉलर में होता था, वो सारा पैसा अमेरिका के पास जा रहा था, वहां की जो सारी पॉलिसियां हैं वो अमेरिका के हिसाब से बनती थी। ओपेक में अगर कोई मुद्दा उठता था तो वो अमेरिका को ध्यान में रखकर वेनेजुएला उठाता था, तो वो सारा सिस्टम खत्म हो रहा है। दूसरी बात, अमेरिका को तो ऑयल मिल नहीं रहा वहां से, साथ में उसका जो प्रतिद्वंदी है चाइना और रूस, वहां पर वो सारा ऑयल जा रहा है। तो एक तरफ वो कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ चीन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है वेनेजुएला की वजह से। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है अमेरिका और चाइना के बीच में, है ना, उसकी वजह से वेनेजुएला पर हमला हुआ है। वो जो ऑयल का जो कंट्रोल है ना, ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से वेनेजुएला पर हमला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है उसका हमला करने का तरीका क्या रहेगा, यानी कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अमेरिका ने जैसे इराक पे हमला किया, अफगानिस्तान पे हमला किया, तो क्या इसी तरीके की सिचुएशन यहां भी आएगी? देखिए, इराक का और अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस अमेरिका का अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां खर्च किए, उसके हजारों सैनिक वहां मारे गए। तो जो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका की, है ना, उसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ। अमेरिका के लोग सड़कों पर आ गए कि भाई आप कर क्या रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। तो जो इनका एक्सपीरियंस है अमेरिका की सरकारों का, दोनों पार्टियों का, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, उनको यह समझ में आता है कि भाई अपने सैनिक वहां मत डालो किसी भी युद्ध में। पैसा खर्च कर सकते हो आप, एयर स्ट्राइक्स कर सकते हो, शॉर्ट एयर स्ट्राइक्स कर सकते हो, लेकिन वहां पर अपने सैनिक नहीं डालने। तो करना क्या है, वहां का जो रिजीम है, वहां की जो सत्ता है, उसे चेंज कर दो। वहां पर एक ऐसी सत्ता लाओ जो अमेरिका के हिसाब से काम करे। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में यूनुस को लाया गया जो अमेरिका के हिसाब से काम करे। शेख हसीना अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रही थी, वो उनको आइलैंड देने के लिए तैयार नहीं हुई, तो वहां पर सत्ता चेंज की गई, है ना। तो वहां का जो, देखिए, कोई भी सत्ता वहां है, कोई भी सरकार वहां है, उसके विरोध में तो लोग होंगे ही होंगे। तो उनके विरोध में जो सत्ता है, उसके विरोध में आर्टिकल छपवाना, उसके विरोध में माहौल तैयार करना। अगर इलेक्शन होते हैं तो डेमोक्रेसी के थ्रू, और इलेक्शन ना हो, जैसे नेपाल में कू कराने की कोशिश की गई, है ना, आंदोलन के द्वारा, तो वहां पर सत्ता चेंज की जाए जो अमेरिका के साथ अलाइंड हो और अमेरिका के हितों का वहां पे अपने आप काम होने लगे। तो अपने सैनिक नहीं डाले, शुरू में स्ट्राइक्स करेंगे, लोग सड़कों पर आए, है ना, वहां का माहौल इस तरीके से बना दिया जाए जहां अनएम्प्लॉयमेंट फैले, भ्रष्टाचार फैले, इस तरीके की कम से कम इमेज बना देना, और वो लोग स्वतः ही उस सत्ता को हटा दें और फिर अपना बंदा वहां कोई फिट कर दें जो अमेरिका के हिसाब से काम करे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें जो मुख्य कारण है अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया, है ना, वो कह क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्लस उसकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, हमने इस पर बात की। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।